नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, हम सभी अपने इस YouTube चैनल से शिक्षा शास्त्र विषय के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी ने पिछले लेक्चर्स में एजुकेशनल रिसर्च के कुछ टॉपिक्स को पढ़ा है, जिसमें हमने शैक्षिक अनुसंधान किसे कहते हैं, अनुसंधान क्या है, उसकी परिभाषा और अनुसंधान के प्रकारों के बारे में पढ़ा है। अनुसंधान की समस्या, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च हाइपोथेसिस, इन सब के बारे में भी पूरी तरीके से पढ़ रखा है। उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं, और सैम्पलिंग किस तरीके से की जाती है, इसकी कुछ विधियों और मेथड्स के बारे में भी हम समझेंगे। तो आज के अपने लेक्चर में इस सैम्पलिंग और सैम्पलिंग मेथड के इस टॉपिक में कौन कौन से हम सब टॉपिक कवर करेंगे, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज समझेंगे मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग। आखिर सैम्पलिंग का मतलब होता क्या है, और सैम्पलिंग आखिर हम क्यों करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है सैम्पलिंग करने का। जबकि हमें तो समग्र का अध्ययन करना होता है, फिर भी हम समग्र की जगह पर हम सैंपल ही क्यों लेते हैं, और सैंपल के बेस पर कोई अपना टॉपिक का जो कंक्लूजन है वो क्यों निकालते हैं। तो आखिर हम सैम्पलिंग करते क्यों हैं, और सैम्पलिंग करने के फायदे क्या है, एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग भी हम देखेंगे। और सैम्पलिंग करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग। और अगर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो सैम्पलिंग करने की हम किन किन विधियों का इस्तेमाल करें, ये बात भी हम अपने इस टॉपिक में आज कवर करेंगे। तो लेक्चर को आप पूरा देखिए और समझने का प्रयास करिए। मैं प्रयास करूंगा सैम्पलिंग से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो सके। चलिए देखते हैं, लेक्चर स्टार्ट करें उससे 30 सेकंड में मैं आपको इस बुक के बारे में बता देता हूँ। शिक्षा शास्त्र समग्र अध्ययन के नाम से एक बुक पब्लिश है, इसमें आप यदि पीजीटी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीजीटी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एकदम रामबाण बुक है। ये एकदम टारगेट पे लगने वाला निशान है। ये बुक आपके सिलेक्शन में बहुत अधिक भूमिका निभा सकती है। काफ़ी सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए एक बेस बुक का काम करेगी। नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए एक बेस बुक का काम करेगी। साथ के साथ ये असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, जीआईसी, इन सभी एग्ज़ाम और बाकायदा कई जो आपके पीजी लेवल पे जो कोर्सेज हैं उसमें भी ये बुक आपके काम में आने वाली है, जिसमें आपका फिलॉसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, एजुकेशनल मेजरमेंट है, स्टैटिक्स है, समावेशी शिक्षा है, आपका टीचिंग शिक्षण अभिक्षमता है, और लर्निंग के कॉन्सेप्ट हैं। सारी चीज़ें इसमें लगभग मोस्टली टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। और शिक्षा शास्त्र के जो बेसिक टॉपिक होते हैं, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, ये और इसके लोकतंत्र, संस्कृति, समाजशास्त्र, शैक्षिक समाजशास्त्र के भी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। तो ये बुक आपके लिए एक अच्छा स्टडी मटेरियल है, जिसे आपको लेना चाहिए। जो भी इसका प्राइस है वो एकदम वर्दी है, आपके काम में आएगी। चलिए आज के अपने लेक्चर को हम देखते हैं। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि हम पढ़ेंगे आखिर कि व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग देखेंगे तो होता क्या है सैम्पलिंग, इसकी मीनिंग को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो कहा जाता है हिंदी में सैम्पलिंग को हम न्यादर्श या प्रतिदर्श कहते हैं। और प्रतिदर्श कहा गया है। समष्टि का मतलब क्या होता है, समष्टि माने हमारी जनसंख्या। अभी इस सभी शब्दों को हम क्लियर करेंगे। जनसंख्या या जिस समूह पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्या कहा गया है अभी डिटेल में समझेंगे, पहले इस लाइन को समझिए। प्रतिदर्श समष्टि का वह अंश है जो अपनी समष्टि यानी अपनी जनसंख्या की समस्त विशेषताओं का स्पष्ट प्रतिबिंब है। A sample is a small proportion of the population that is selected for observation and analysis. By observing the characteristic of sample, one can make certain inference about characteristic of the population from which it was drawn. ठीक है, तो आपने क्या कहा कि जो सैंपल है
वो संपूर्ण का आप कह सकते हो ऐसे कि संपूर्ण का कुछ हिस्सा है। इस कुछ हिस्से में अपने संपूर्ण समष्टि के लगभग समस्त गुण समाहित होते हैं। चलिए आप थोड़ी देर का समय दीजिए और आपको पूरा टॉपिक एक बार हम लोग समझते हैं, उसके बाद अंदर के कंटेंट को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आपने जब रिसर्च पढ़ना शुरू किया था, जब मैंने आपको रिसर्च पढ़ाया था, तो रिसर्च के दौरान कुछ बातें हमारे सामने आई थी कि सबसे पहले कोई भी अनुसंधान या रिसर्च करते वक्त, रिसर्च हम करते किस लिए हैं, तो कहा गया नवीन ज्ञान के सृजन, या फिर हमको क्या करना होता है, हमें नवीन ज्ञान का सृजन करना होता है, या फिर हमें वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन करना होता है, या फिर क्या होता है वर्तमान ज्ञान का, धैर्य से इसको जरा समझिएगा, पूरी बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आखिर सैंपलिंग होती क्या, करते क्यों हैं, और आखिर हमारा उद्देश्य क्या हुआ। तो रिसर्च किया, रिसर्च करते वक्त इस नवीन ज्ञान के सृजन और वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन के लिए कुछ स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं, यानी हमें रिसर्च के प्रोसेस में कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। आप सभी जानते हो कि सबसे पहले हमारे पास कोई टॉपिक होता है, सबसे पहले हमारे पास कोई टॉपिक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फॉर्मेशन या सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम कहते हैं। अब इस समस्या के हम कुछ संभावित समाधान निकाल लेते हैं, प्रोबेबल आंसर निकाल लेते हैं, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया, जिसे हमने हाइपोथेसिस का नाम दिया है। ये हमारे प्रोबेबल आंसर होते हैं, संभावित समाधान होते हैं। इन्हीं संभावित समाधानों के आधार पर हम अपनी क्या बनाते हैं, हम अपनी रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थोड़ा धैर्यपूर्वक समझिए। इसी आधार पर अपनी रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, और रिसर्च डिजाइन बनाने में हम सारी चीज़ें तय कर लेते हैं कि हमारा सैम्पलिंग कैसा रहेगा, हम कौन से सैम्पलिंग यूज, हमारा सैंपल साइज क्या रहेगा, सैम्पलिंग मेथड कौन सा होगा, और कौन सी हम डेटा एनालिसिस हम इसमें लगाने वाले हैं। तो अब विषय ये आया कि यहाँ पर हम करेंगे सैम्पलिंग। क्या करने वाले हैं, हम सैम्पलिंग करने वाले हैं। चौथे स्टेप पर हम सैम्पलिंग करते हैं। आखिर क्यों करते हैं, मान लीजिए आपका टॉपिक है, जैसे मैं अभी किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो उसमें है इम्पैक्ट ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एडोलसेंट बिहेवियर with reference to Indian value, with reference to Indian values। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, एडोलसेंट के पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना जा रहे हैं और भारतीय मूल्यों के संदर्भ में। तो एडोलसेंट में हमने यहाँ पर किशोर लिए हैं, और किशोर किस आयु के लिए हैं, तो फिलहाल हमने जो क्लास 11 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कक्षा 11 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हमने अपना किशोर यानी अपना टारगेट ग्रुप माना हुआ है। तो अब सैम्पलिंग आखिर हमें करना क्या है, तो करते क्या है, तो अगर हम एडोलसेंट की बात करें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में एडोलसेंट होंगे, है कि नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एडोलसेंट होंगे। ठीक है, अगर हम जिनकी संख्या कितनी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम इसे और छोटा करें तो हम अपने इंडिया लेवल पे आए, वहां पर हम एडोलसेंट की बात करें तो वो भी क्या आपकी क्षमता में है कि आप भारत के सभी किशोरों का अध्ययन कर सकते हैं। आप इसे और छोटा करिए, आप स्टेट लेवल पे आइए, आप स्टेट लेवल पे आ रहे हैं, और स्टेट लेवल पर भी आने के बाद आपको कहना है कि हम स्टेट लेवल के यानी किसी प्रदेश के समस्त कक्षा 11 के छात्रों पर हम सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करने वाले हैं। तो क्या संभव है, हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर आप प्रत्येक बालक का अध्ययन कर सकते हैं, कर सकते हैं, लंबा समय लगेगा, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा समय लगने पर जिस बात का आप अध्ययन आज कर रहे हैं और रिजल्ट आपने 10-15 साल बाद अगर दिया है तो वो उससे संबंधित नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर हमें स्टेट का अध्ययन करना है तो स्टेट के हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का 3 to 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स का हम क्या करते हैं, अब ये संख्या हमारे पास
लाखों में है, ये संख्या हमारे पास लाखों में है। इस लाखों की संख्या को हम हजारों में नहीं, हम थाउजेंड में नहीं, हम इसको 100 में लाते हैं। ठीक है, लगभग हम कितना अध्ययन कर लेंगे, हम 500 बच्चों का अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि इतना अधिक संख्या में हमें अध्ययन करना संभव नहीं है। इसीलिए हम हमारी क्षमता नहीं है, उतनी हमारी ताकत नहीं, उतना हमारे पास श्रम नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम एक एक जिले में जाएं और उस जिले में चलने वाले सभी इंटरमीडिएट कॉलेजेस में जा करके उन बच्चों का अध्ययन कर सकें, जिससे हमें बहुत समय लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, वो हमारी क्षमता में नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम रैंडम सैम्पलिंग करके, हम कुछ अपने सैम्पलिंग का तरीका अपना करके कुछ इस प्रकार से हम चुनाव करते हैं, जिससे लगभग तो सभी स्टेट का प्रतिनिधित्व हो जाए। स्टेट के कुछ, जैसे मान लीजिए स्टेट कुछ मंडलों में विभाजित है अगर, तो हम प्रत्येक मंडल का एक जिला ले लें, ये भी हम कर सकते हैं। और अगर हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको 4 या 5 क्षेत्रों में विभाजित करके वहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का हम सिलेक्शन कर लेते हैं, और इन्हीं 500 के आधार पर हम जो प्रदेश में लगभग लाखों की संख्या में किशोर हैं उन पर अपना अध्ययन करेंगे। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम लार्ज ग्रुप, लेकिन अब दूसरी बात क्या होती है कि ये जो हमने लाखों की संख्या से युवाओं का चुनाव किया है, वो इन पर जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा किससे संबंधित हम मानेंगे, वो हम इन पर मान लेंगे कि हाँ, ये संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यही लगभग सभी की समस्या है। ठीक है, तो क्लियर बात हो गई आखिर सैम्पलिंग हमने क्यों किया और सैम्पलिंग में किस प्रकार से अपनी समष्टि। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आखिर जनसंख्या या पॉपुलेशन होगा क्या, तो पॉपुलेशन आपके वर्ल्ड या फिर कहीं पर भी आप जो आपका अध्ययन है स्टेट है, तो आपकी नॉर्मल जनसंख्या नहीं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो आपकी पॉपुलेशन नहीं है। आपके टॉपिक में कौन सा आपने टारगेट ग्रुप लिया है, उस टारगेट ग्रुप को हम उसकी पॉपुलेशन कहेंगे। यानी एडोलसेंट की बात अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं और हमने एडोलसेंट में भी हमने क्लास 11th के बच्चों को रखा है, तो पूरे स्टेट में क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चे हमारे क्या कहलाएंगे, हमारी पॉपुलेशन होगी। क्या कहलाएगी, हमारी पॉपुलेशन कहलाएगी। और इसी पॉपुलेशन में से हम कुछ स्टूडेंट्स का चुनाव करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम यहाँ पर सैंपल कहेंगे। आई थिंक आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब चलिए हम टॉपिक को पढ़ते हैं। तो पीवी युंग साहब कहते हैं, परिभाषा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीवी युंग ने क्या कहा है कि एक सैंपल जो है, एक प्रतिदर्श जो है, एक सैंपल जो है, वो अपने समस्त समूह का, सभी समूहों का क्या है, एक मिनिएचर होता है, एक लघु चित्र होता है। अ सैंपल इज अ मिनिएचर पिक्चर ऑफ इट्स एंटायर ग्रुप। ये किसकी परिभाषा है, ये पीवी यंग की परिभाषा है। अब आपने देखा था कि रिसर्च जो यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई है कि अनुसंधान कार्य जो है वो सिर्फ हम इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए ही नहीं करते, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आंकड़ों का जो संकलन और विश्लेषण कर रहे हैं, उस आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं, नवीन तथ्यों और सिद्धांतों को प्रतिपादित करना चाहते हैं, जिससे हमारे ज्ञान भंडार में वृद्धि हो। और उस ज्ञान भंडार में वृद्धि करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं। सैम्पलिंग हम क्यों कर रहे हैं, ये बात हमने बताई कि अनुसंधान हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है उस पर हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके उसको हम इस प्रकार से एनालिसिस करते हैं जिससे हम नवीन तथ्यों और सिद्धांतों का निर्माण कर सकें। अब यहाँ से प्रश्न बनता है आपका, यहाँ से आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि बड़े समूह को, बात आ गई यहाँ पर, बड़े समूह को यानी जो टोटल एडोलसेंट था हमारा, बड़े समूह को अध्ययन की, किसकी, अध्ययन की जनसंख्या अथवा समष्टि कहते हैं या समग्र कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम पॉपुलेशन नाम देंगे, या फिर हम इसे क्या नाम देंगे, या फिर हम इसे यूनिवर्स कहते हैं। जबकि जो आपने छांटा था, जो आपने ग्रुप छांटा था, तो छांटे गए समूह को हमने क्या नाम दिया है, हमने प्रतिदर्श कहा है, या फिर हमने न्यायादर्श या सैंपल का नाम दे रखा है।
ठीक है। तो हमारे पास टोटल स्टेट के, अगर हम स्टेट वाइज अध्ययन कर रहे हैं तो टोटल स्टेट के जो एडोलसेंट हैं वो हमारी पॉपुलेशन है, और उसमें से हमने जो 500 या 1000 एडोलसेंट का सिलेक्शन किया वो हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाता है। अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन हो गया। तो पहला क्वेश्चन, अनुसंधान की प्रक्रिया में बड़े समूह को अध्ययन का नाम दिया जाता है। तो बड़े समूह को अध्ययन की क्या बोलते हैं, जनसंख्या या समष्टि अथवा समग्र कहते हैं। बड़े समूह से छांटे गए समूह को क्या कहा जाता है, तो अनुसंधान की प्रक्रिया में बड़े समूह से छांटे गए समूह को हम न्यायादर्श या प्रतिदर्श कहते हैं। अब क्या होता है कि आज के समय में अधिकांश जो रिसर्च वर्क है वो मेथड ऑफ सैंपलिंग से ही संपन्न किए जा रहे हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि हम एक देखो, दो तरीके के होते हैं। तो सेंसस होता है, जनगणना होती है जब, तो हम एक एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, वो सरकार कराती है, उसके बाद तमाम पैसा होता है, उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन हमारी औकात नहीं है कि हम एक एक व्यक्ति पे, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, हम कोई संस्था नहीं है, वी आर सिंगल मैन। आप एक पीएचडी कर रहे हैं, आप एक अकेले व्यक्ति हैं और आपको अध्ययन करना है, तो आप घर घर कहाँ जा पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो अब दूसरी एक बात है, अगर हम सैंपलिंग कर भी रहे हैं, ठीक, यहाँ पर बात को आपको समझना होगा, यदि हम सैंपलिंग कर भी रहे हैं तो सैंपलिंग करने के कुछ वैज्ञानिक आधार भी। ठीक, लोग आपसे कहेंगे ये तो फिर बेकार काम आप कर रहे हैं, हमको अध्ययन करना था लाखों में, आपने अध्ययन कर लिया 400-500 लोगों का, और उस पर जो आपका रिजल्ट आया है वो कह रहे हैं कि यही सारी चीज है, तो हम आपकी बात क्यों माने। तो इसके पीछे के भी लॉजिक है और इसके भी कुछ साइंटिफिक रीजन बताए गए हैं। कौन कौन से साइंटिफिक आपके साइंटिफिक रीजन है वो देखते हैं। कहा गया है कि सैंपलिंग मेथड, प्रतिचयन विधि के वैज्ञानिक आधार की रचना सांख्यिकी के स्टैटिक्स के दो प्रमुख नियमों के आधार पर की जाती है। पहला नियम है कि हम, कोई कहे आपसे कि क्यों करते हो, तो दो नियम है इसके। पहला है सांख्यिकीय निरंतरता का नियम और दूसरा है व्यापक संख्याओं की स्थिरता का नियम। ठीक है, सांख्यिकीय निरंतरता का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि यदि एक व्यापक जनसंख्या, एक बड़ी जनसंख्या में से कुछ छोटी इकाइयों का चयन यदि हम रैंडम मेथड से करें, ऐसा अपनी सुविधा अनुसार ना करें, जो मिल जाए वो, रैंडम मेथड से कर रहे हैं, तो इस प्रकार चयन की गई इकाइयां जो होती हैं वो संपूर्ण इकाइयों की विशेषताओं को क्या करती हैं, संपूर्ण जनसंख्या की विशेषताओं का क्या करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि आपके पास कोई बड़ी जनसंख्या है और उस बड़ी जनसंख्या में से, उसमें से हमने कुछ जनसंख्या का चुनाव रैंडम मेथड से कर लिया, तो ये जो थोड़ी थोड़ी जनसंख्या है ये संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे सांख्यिकीय निरंतरता का नियम कहते हैं। और अब दूसरा क्या कहा जा रहा है, दूसरा है व्यापक संख्याओं की स्थिरता का नियम। कहा गया कि जनसंख्या का जो स्वरूप है, अब आपका अध्ययन करने में आपको 1 साल 2 साल 3 साल लग गए, ठीक है, और उसके बाद किसी ने कहा अब आए हो तुम 3 साल बाद अपना अध्ययन लेकर के, तो किस काम का, तो आप कहेंगे भाई साहब सांख्यिकी का एक नियम है जो कहता है कि व्यापक संख्याओं में स्थिरता का नियम। तो व्यापक संख्या, अगर कोई जनसंख्या है और वह बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो उसका जो स्वरूप है वो थोड़े समय में 2-4-5 साल में कोई उसमें परिवर्तन देखने को जल्दी नहीं मिलता है। समाज में एक बड़े जनसमूह में जो बदलाव है वो काफी समय के बाद होता है। इसलिए मेरे काम में भले साल भर का समय लग गया या 2 साल का समय लग गया, फिर भी यह जो मेरा कार्य है ये संपूर्ण कार्य का प्रतिनिधित्व या संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने मीनिंग ऑफ सैंपलिंग पढ़ा और आखिर सैंपलिंग करने के पीछे के तर्क क्या हैं, क्या वैज्ञानिक आधार हैं, इनको हमने देखा। तो सैंपलिंग का मेथड क्या है, सैंपलिंग किसे कहते हैं कि अगर हम एक बड़े पॉपुलेशन में से कुछ संख्याओं का या कुछ इकाइयों का चयन हम कर लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम सैंपलिंग मेथड कहते हैं। जैसे आप एक बोरी गेहूं खरीदने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, एक मुट्ठी गेहूं उस बोरी में से एक मुट्ठी गेहूं निकालते हैं और उतने गेहूं को चेक कर लेते हैं और आप कह देते हैं हाँ ठीक है,
पूरी बोरी आप मुझे दे दीजिए। अब या तो आपके पास फुर्सत हो तो पूरी बोरी का गेहूं गिरवाइए और एक एक बैठ के बीनिए। नियम तो ये कहता है, अच्छी बात तो यही है, अच्छा सौदा तो यही होगा कि आप एक एक बैठ के एक एक गेहूं एक एक बीनिए और जो गड़बड़ हो उसको निकाल के बाहर करिए। अब इतने सत्तारी अगर आप हैं तो आप ऐसा काम करिए, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप भैया एक मुट्ठी गेहूं लो और पूरी गेहूं का सौदा कर लो और आगे बढ़ो। बात समझ में आ गई आपको? ऐसे ही काम हम सैंपलिंग मेथड में करते हैं। हमारे पास समय नहीं होता कि हम संपूर्ण जनसंख्या के एक एक व्यक्ति का अध्ययन करें, इसीलिए हम संपूर्ण जनसंख्या में से कुछ लोगों का चयन कर लेते हैं और हम जान लेते हैं ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन पर जो रिजल्ट आया है यही लगभग सभी पर आता होगा, ऐसा हम अनुमान मान लेते हैं। और सांख्यिकी तो अनुमानों का विज्ञान है ही है और सामाजिक अध्ययनों में कोई भी बात 100% सत्य नहीं होती, ये बात भी हम जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़े। इस प्रकार प्रतिदर्श के आधार पर संबंधित जो पॉपुलेशन है उसका विश्वसनीय अध्ययन पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त और वैज्ञानिक कहा जाता है। अगर हम सैंपलिंग करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। क्लियर? अब फटाफट कुछ सैद्धांतिक बातों को देख लेते हैं। तो एम ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग करने का हमारा उद्देश्य क्या है, कोई लक्ष्य क्या है, कि हमने कहा कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन पे हमें कुछ गिनी चुनी इकाइयों का ही अध्ययन करना पड़ता है। अब इसका उद्देश्य ये भी है कि हमारा जो कम समय में हमें रिजल्ट हमें मिल जाता है, कम पैसे में हमें बढ़िया इंफॉर्मेशन, आवश्यक सूचनाएं मिल जाती हैं और हमें जो सैंपलिंग वेरिएशन है, सैंपलिंग में जो गलतियां होती हैं, अलग अलग जो होता है उसको भी हम कम कर सकते हैं और हमारा जो निष्कर्ष है, जो हमारा कंक्लूजन है, उसमें परिशुद्धता और यथार्थता के स्तर को भी हम स्थापित कर सकते हैं सैंपलिंग, अच्छी सैंपलिंग मेथड का यूज करके। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? पैसा बचाने के लिए, समय बचाने के लिए, जल्दी रिजल्ट लेने के लिए, इन सभी के लिए हम सैंपलिंग करते हैं। ये हमारा उद्देश्य सैंपलिंग करने का होता है। अब इससे फायदा क्या हो जाता है? तो डेमिंग साहब डमडमाडम क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। तो डेमिंग साहब कहते हैं कि सैंपलिंग एक ऐसा आर्ट और ऐसी साइंस है जिसके सहायता से उपयोग में लाने वाले आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। जो एक सैंपलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, कला विज्ञान अगर छोड़ दो तो सीधे कह दो कि सैंपलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से जो भी हमारे पास आंकड़ा आ रहा है उस पर हम प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल, प्रसंभाव्यता सिद्धांत क्या होता है अभी आगे बताऊंगा आपको। तो प्रसंभाव्यता सिद्धांत के द्वारा हम उस पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, ये डेमिंग साहब कह रहे हैं। इससे लाभ क्या होता है? तो दूसरा लाभ क्या है कि अनुसंधान करने वाला जो व्यक्ति है वो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन और सैंपल दोनों के लिए विभिन्न वर्णात्मक मापों, ठीक है, जैसे मध्यमान यानी मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन का उपयोग विशेषताओं के जानने के लिए आसानी से कर लेता है। ये भी एक फायदा है सैंपलिंग से। ठीक है, आगे चलें। फिर क्या होता है कि व्यवहार, ये सब चीजें तो होती है, पर व्यवहार में केवल प्रतिदर्श के लिए ही हम क्या करते हैं कि जो हमारा पूरा जनसंख्या और प्रतिदर्श दोनों के लिए हमें इन मापों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जनसंख्या और प्रतिदर्श की जगह पर हम सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं? न्यादर्श के लिए ही इन सब का प्रयोग करते हैं। जो हमारी वर्णात्मक मापें पीछे दी गई हैं, जो सैंपल लाया है उसी पर हम ये सभी अपनी वर्णात्मक मापें लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक बात कही जाती है जो नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रतिदर्श के लिए ज्ञात की जाने वाली वर्णात्मक मापें क्या कहलाती हैं? प्रतिदर्शज कहलाती हैं, प्रतिदर्शज कहलाती हैं, स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। CS ये लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर ये सी तक स्पेलिंग होगी, विकल्प में एक होगा, ठीक है, और एक यहाँ पर CS लगा हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिस्टिक्स है यानी CS लगा होगा, वही उत्तर आपका सही होगा। प्रतिदर्श के लिए ज्ञात की जाने वाली वर्णात्मक मापें क्या कहलाती हैं?
तो हिंदी में तो प्रतिदर्शज कहलाती हैं, इंग्लिश में इसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और अगर हम देखो अभी पहली वाली लाइन में आपने क्या कहा था कि हम जनसंख्या यानी क्या है बड़ा समूह, जनसंख्या और सैंपल दोनों के लिए ही वर्णनात्मक मापों का प्रयोग करते हैं। तो जब आप सैंपल के लिए वर्णनात्मक मापों का प्रयोग कर रहे हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम प्रतिदर्शज या हमने क्या नाम दिया इसको स्टैटिस्टिक्स कह दिया। ठीक, तो ये हो गया। करते ज्यादातर किसका प्रयोग है, हम इसी का प्रयोग करते हैं सैंपल का। लेकिन अगर हम दोनों का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए हमने प्रतिदर्शज का नाम दिया है। और अगर हम समग्र समूह के अध्ययन के लिए कोई वर्णनात्मक मापों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी समग्र समूह या समष्टि या पॉपुलेशन के लिए अगर हम वर्णनात्मक मापों का प्रयोग करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। इसको क्या बोलते हैं, जब समग्र समूह के लिए हम वर्णनात्मक मापों का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा पैरामीटर कहलाएगा, और जब हम सैंपल के लिए वर्णनात्मक मापों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम प्रतिदर्शज या फिर हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसे हम हिंदी में प्राचल कहते हैं या पैरामीटर कहते हैं। इतनी बात आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। तो क्या लाभ है इससे, हमें समय, श्रम आदि की साथ साथ और भी अनेक लाभ हैं। सबसे पहला तो हमें इकोनॉमी ऑफ टाइम, समय की बचत होती है। शीघ्रता से हमें इसके रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं और इससे हमें समय कम लगता है। पैसा भी मैंने बताया कि धन कम लगता है। और सबसे अच्छी बात जो है कि बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप होगा तो गेहूं बीनते बीनते थक जाओगे। एक पूरी बोरी के एक गेहूं बीनोगे तब तो मैं तो बहुत फ्री आदमी हूँ, कोई बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फिर ऊब जाएंगे तो छोड़ देंगे, बोर हो जाएंगे। फिर अगर हमारे पास हमने एक ही मुट्ठी गेहूं लिया है तो हम एक एक गेहूं पूरा बीन सकते हैं। यानी कहा गया कि अगर हम सैंपल लेते हैं, अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो सैंपल पे हमें गहन अध्ययन करना संभव अच्छा रहता है। और ये काफी सरल है, सुगम भी होता है। और इससे हमें जो हमारे मान प्राप्त होते हैं वो हमारा काफी क्या होता है, इसमें हमें विश्वसनीयता, जो माप है उसमें विश्वसनीयता बनी रहती है। विश्वसनीयता क्या होती है ये सब मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है, ठीक है। और इसके द्वारा इसका एक और लाभ ये है कि हमें प्रायोगिक अध्ययन में जो हमारे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो हमारी स्टडी है उसके लिए हम बहुत अच्छा रहता है जब हम सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई नई शिक्षण विधि का प्रयोग करना है तो उसमें टोटल क्लासरूम पर आपने कई बार देखा होगा कि सरकार कोई भी जब नई योजना लेकर आती है तो वो पूरे देश में वो नई योजना पूरी तरीके से लागू नहीं कर देती। वो योजना पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसी एक स्टेट में या कुछ जिलों में वो संचालित करती है, ठीक है। तो एक हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक, तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए भी सैंपल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर मान लो फेल हो गया वो योजना तो वो संपूर्ण अगर हमने लागू कर दी तो बहुत पैसा और हमारा समय चला जाएगा। सैंपल पर हमने किया है तो वो अगर काम नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, काम कर रही तो हम लागू कर देंगे, है ना। तो यही इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पर, प्रायोगिक अध्ययन यानी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में भी सैंपलिंग पर ही उपयुक्त तरीका है। और इसके द्वारा अध्ययन में बोधगम्यता भी रहती है और संगणना यानी कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन द्वारा अध्ययन से काफी अधिक तक हमें बहुत कम कैलकुलेशन इसमें हमें करना पड़ता है। तो ये हमने अपना क्या देख लिया, ये हमने देख लिया कि आखिर सैंपलिंग के एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग क्या है, एम ऑफ सैंपलिंग और एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग को हम लोगों ने पढ़ समझ लिया है। एम हमारा यही है कि हमारे पास पैसा कम बचे, हमारा समय बचे, ठीक है, और अधिक उपयुक्त रिजल्ट हमें प्राप्त हो सके, यही हमारा लाभ है। डेमिंग की परिभाषा हमने पढ़ ली है। और सबसे अच्छी बात है कि प्रायोगिक अध्ययनों में ये उपयुक्त होता है। क्या उपयुक्त होता है, सैंपलिंग करना एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए। अब कोई भी आप जो सैंपल ले रहे हैं, देखो क्या होता है कि छोटे छोटे वीडियो बनाना मुझे समझ नहीं आता। एक बार गाड़ी गरम तो पूरा स्टेशन पर छोड़कर ही आपको लौटेगी, ठीक है। तो टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म करके तब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक। और अगर आपके अंदर स्टेमिना नहीं है आधा घंटा 45 मिनट बैठने का तो फिर आप हायर स्टडीज के लिए भी मजबूत नहीं हुए हैं। अभी आप 10-10, 15-15 मिनट, 20 मिनट के वीडियो पढ़ने के आदी हैं तो आप अभी इंटर लेवल का माल है आपके दिमाग में, ठीक है। तो चलिए
आपके कंसंट्रेशन पावर थोड़ा सा और अच्छी बनी रहनी चाहिए। अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है कि व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, बात समझ में आ चुकी होगी आपको। सैम्पलिंग आखिर हम करते क्यों हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और सैम्पलिंग से हमें क्या फायदा होता है ये भी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अगली बात हम पढ़ते हैं और कहते हैं कि आखिर सैम्पलिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मन मर्जी से कुछ भी हमें कुछ भी किसी को भी हमने चुन लिया है, ऐसा ना करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान सैम्पलिंग में करना है। ऐसा नहीं है कि भैया कुछ भी हम इसको हम यूज कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए चलो हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है एक अच्छे सैंपल के लिए। एक उत्तम प्रतिदर्श के निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। सबसे पहला क्या है, प्रतिनिधित्वात्मक स्वरूप होना चाहिए। यानी जो सैंपल आपने लिया है वो ऐसा ना करिए कि आपने अगर जिस इलाके में आप रह रहे हो, इस स्टेट के आप किसी कोने में आप अगर है तो आपने अपने आसपास के ही डिस्ट्रिक्ट को आपने ले लिया। तो ऐसा ना करिए, आप प्रयास ये करिए कि जिस भी स्टेट को या जिस भी कंट्री का आपने टारगेट लिया है वो ऐसा आपका सिलेक्शन हो जाए कि हर जगह से कोई ना कोई कुछ लोग आ जाएं, जिससे टोटल स्टेट का क्या हो जाए, रिप्रेजेंटेशन हो जाए। और तभी तो आप कहेंगे कि जनसंख्या में समष्टि का संपूर्ण गुण निहित होता है। यही तो आपने पढ़ा था, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा एक आवश्यक बात क्या है, ये प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल पर आधारित होना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, प्रासंभावता। यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये होता है कि कोई भी, अब मान लीजिए कोई समष्टि है, कोई पॉपुलेशन है, उसमें 2000 लोग हैं, ठीक है, 2000 लोग हैं, और इसमें से आपको सिर्फ 100 लोगों को चुनना है। तो जो 2000 लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, इनमें से किसी का भी चयन जो है किसी दूसरे के चयन को प्रभावित ना करे, ठीक है, कि इनका चयन हो गया तो पक्का है इनका चयन नहीं होगा, ऐसा कुछ ना हो। एक व्यक्ति के चयन पर या एक व्यक्ति का चयन दूसरे व्यक्ति के चयन को किसी भी प्रकार के से प्रभावित न करे। यानी समूह के प्रत्येक सदस्यों को चुने जाने की जो संभावना है वो लगभग सबकी बराबर या सेम होनी चाहिए। ये क्या जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी। इसके आधार पर अभी हम रैंडम सैम्पलिंग और आगे भी देखेंगे, नॉन प्रोबेबल और प्रोबेबल। एक उत्तम प्रकार के प्रदर्शन का आधार क्या होता है, रैंडम होना चाहिए, ठीक है, हमें रैंडम सैम्पलिंग करनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या कहता है कि ऐसा ना हो कि 2000 में आपने सिर्फ 10 आदमी को चुन लिया, ठीक है, तो ऐसा ना करिए। जितना एक एडिक्वेट नंबर होना चाहिए, जो आपके सैंपल की संख्या है वो पर्याप्त होनी चाहिए। जब तक ज़्यादा संख्या नहीं होगी तब तक समष्टि की समस्त विशेषताएं आपके सैंपल में नहीं होगी, ठीक है। और कहा भी जाता है कि आपको अगर सैंपल एरर, एक क्वेश्चन बनता है कि जब सैंपल एरर कम करनी हो, सैंपल एरर कम करनी हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो हमारा जवाब होता है कि सैंपल साइज को हम बढ़ा लेते हैं। ये आपके नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है या एग्जाम में आ चुका है कि सैंपलिंग एरर को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपना सैंपल साइज थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखा गया आंकड़ों के संकलन में नियंत्रित स्थितियों का होना, कंट्रोल सिचुएशंस होनी चाहिए, ठीक है। ये कंट्रोल मैनर तो होना चाहिए। सैंपलिंग द्वारा सूचना का संकलन कार्य प्रत्येक इकाई से यथासंभव समान स्थितियों में ही होना चाहिए, ठीक है। नियंत्रित परिस्थितियों का, नियंत्रित स्थितियों का प्रयोग होना चाहिए, और इसमें विश्वसनीयता का स्तर काफी उच्च श्रेणी का हो, हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी होनी बहुत आवश्यक है। विश्वसनीयता से तात्पर्य हुआ कि जो आप बार बार कोई रिजल्ट, अगर कोई टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो उसमें लगभग एक जैसा सबका उत्तर आना चाहिए, ठीक। ऐसा बात हम यहाँ पर करें कि आपकी ने जो, या फिर इसको अगर हम और व्यवहारिक भाषा में बात करें कि आपने जो चयन किया है, ठीक, वह रिलायबल होना चाहिए, वह विश्वसनीय होना चाहिए। आपने झूठ मूठ का कोई भी कहीं का भी डेटा उठाकर अपने पास न लेकर आइए, ठीक है। इसलिए विश्वसनीयता का स्तर काफी ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। विश्वसनीयता की जो सैद्धांतिक परिभाषा है वो अलग है, वो मैंने आपको अलग क्या मतलब शब्दों का हेरफेर है,
मैंने आपको व्यवहारिक रूप से बताया कि जो आपका काम हो वो विश्वसनीय होना चाहिए, झूठ मूठ वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी डेटा आपने सैंपलिंग जो चुना है वो सैंपलिंग से ही चुना है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चुनकर आप ले आए और आपने कह दिया कि नहीं ये तो सैंपलिंग करके मैं मतलब तो मैंने रैंडम सैंपलिंग की थी, अपने आप चुना गया था मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कार्य का जो सैंपल है, सैंपलिंग जो वर्क है आपका, वो काफ़ी विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, और इसमें समय, ठीक है, ये क्या लिखे, समय व, ठीक है, धन का कम खर्च हो। ठीक है, समय व धन का कम खर्च हो, जाहिर सी बात है जब पैसा बचेगा तभी तो काम कुछ होगा। समष्टि की समजातीयता, ठीक, और जो पॉपुलेशन, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी पॉपुलेशन, ठीक है, एक जैसी नहीं होगी, अगर टोटल पॉपुलेशन आपकी एक जैसी अगर नहीं है तो फिर आपको सैंपलिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपकी, तो फिर इसके लिए क्या होता है, अगर आपका प्रश्न हो जाए कि सर अगर ऐसा ना हो, समजातीय ना हो, एक जैसी लगभग ना हो, ठीक है, तो जैसे अभी आपने एडोलसेंट के बिहेवियर पे देखा, तो मान लीजिए आपने कहा कि सर एडोलसेंट रूरल एरियाज के भी होते हैं और अर्बन एरियाज के भी बच्चे हैं। तो इस तरीके से अगर डेटा हमारा जो कुछ स्टेट मतलब या कुछ लेवल में डिवाइड होता है, तो अभी आगे हम लोग सैम्पलिंग मेथड में जाएंगे, वहां पर देखेंगे, वहां पर हमारे पास थोड़ा इसका रखा है। वैसे अगर अगर आपकी पॉपुलेशन सम जातीय है तो फिर आपका जो सैंपलिंग वर्क है वो बहुत बेहतरीन है। अगर सम जातीय नहीं है, विषम जातीय है, तो फिर आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सी सैंपलिंग मेथड का यूज किया जाता है, तो आपका काम थोड़ा सा रिलायबल कहलाएगा। क्लियर है बात? तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो यथासंभव कैसी होनी चाहिए, होमोजेनिटी यानी समजातीय होनी चाहिए, वरना फिर गड़बड़ी होने की संभावना रहती है ना। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जहां से 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। पिछले भी लेक्चर्स में मैंने आपको ये बता रखा है कि आखिर किस किस लाइन से कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, वो सब भी बात मैंने आपको बताई है। लगभग 5 से 10 मिनट के और लेक्चर होगा, जिसको हम खत्म करेंगे। अब आपने कहा कि एक सैम्पलिंग करने के कुछ तरीके होते हैं, एक एडिक्वेट मैनर है। अगर वो कभी कभी नहीं हो पाता तो क्या करना चाहिए? ठीक है, यदि समष्टि, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, समष्टि का स्वरूप समजातीय है तो प्रतिचयन की विशिष्ट विधियों की आवश्यकता नहीं होती। जाहिर सी बात है ना कि कई अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो एकदम समजातीय है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया रहेगा ना। तो हमारा सैंपलिंग होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसने गेहूं भी कैसे, एक बोरी में उसने गेहूं कई प्रकार के भर रखे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो हमने जो चेक किया है पता चला वो अगला वाला दूसरे टाइप में रखा है, फिर उसके नीचे अलग तरह का, उसके नीचे अलग तरह का है। तो अगर इस तरीके से है तो फिर हमें थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि समष्टि का स्वरूप सजातीय है तो प्रतिचयन की विशिष्ट विधियों की हमें कोई खास आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब आप समझ गए होंगे, जब हमारी पॉपुलेशन है उसका अगर स्वरूप कैसा है, विषम जातीय है, कोई रूरल के हैं, कुछ अर्बन के हैं, कुछ सेमी रूरल के हैं, कुछ सेमी अर्बन के हैं, ऐसा कुछ है, तो फिर तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी सैंपलिंग की प्रोसेस है, जो हमारी सैंपलिंग की प्रोसेस है, उस सैंपलिंग के प्रक्रम को थोड़ा सा जटिल हो जाता है और उसी को हमें समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। एक प्रकार का जो हमारा सैंपलिंग मेथड है वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और दूसरा कहलाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा नॉन प्रोबेबल। अब देखते हैं कि आखिर प्रोबेबल सैंपल होता क्या है। तो मैंने अभी आपको प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा समझाया है कि एक अच्छा जो सैंपल लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो मोस्टली क्या हो, वो प्रोबेबल सैंपलिंग, प्रोबेबल प्रिंसिपल पर अगर आधारित है, प्रसंभाव्य सिद्धांत पर यदि आधारित है, तो अगर प्रसंभाव्यता सिद्धांत पर आधारित सैंपलिंग आपने की है तो वो अच्छी मानी जाती है। अब देखते हैं कि आखिर होता क्या है। तो आपको मैंने बता ही दिया था कि जिसमें ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो जीव संख्या है, उसमें जो लोग हैं
उसके सभी सदस्यों का जो चयन है वो सैंपलिंग में हो सकता है, वो बराबर होने की उसमें संभावना होती है। और इसको पूरी तरीके से शोधकर्ता या रिसर्चर को मालूम होता है कि हाँ, हमारे सारे लोग इसमें सम्मिलित हो जाएंगे हमारे इस पॉपुलेशन के मेथड के द्वारा। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के हैं ये तो देख लेते हैं। तो एक को कहा जाता है सिंपल रैंडम प्रोसेस। ठीक है, क्या करेंगे? सिंपल रैंडम प्रोसेस। तो अभी देखते हैं कि आखिर कब हम सिंपल रैंडम प्रोसेस का यूज करते हैं। दूसरी प्रकार का है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग या स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन। अब हम भी देखेंगे इसका प्रयोग कब करते हैं। क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन यानी क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, ये क्या होती है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं। और क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, इसका प्रयोग आखिर हम कब करते हैं और कैसे करते हैं, इसको भी हम लोग अभी समझ लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं सिंपल रैंडम प्रोसेस। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इतना लंबा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। इसको हम ऐसे समझ लें कि जब हमारा जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन है, और वो पॉपुलेशन कैसी है, वो पॉपुलेशन हमारी सजातीय है। ठीक है, वो पॉपुलेशन हमारी क्या है, सजातीय है। और इस सजातीय पॉपुलेशन में हमें अगर सैंपल का यूज करना है तो हम रैंडम मेथड का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यादृच्छिक। अब ये क्या होता है, यादृच्छिक क्या होता है? तो आपने क्या किया होगा, एक अगर मान लो एक व्हील टाइप का होता है। ठीक है, एक व्हील है और इसको आप घुमाते हैं। अब ये जो व्हील का ये नोक वाला हिस्सा है वो कहाँ रुकेगा, ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता, कहीं पर भी वो रुक सकता है। तो इसी तरीके से आपने लॉटरी सिस्टम का नाम सुना होगा। ठीक है, एक बाल्टी है और उसमें हमने सभी क्षेत्रों का नाम, यहाँ पर सभी जिलों का नाम, मान लीजिए 72 जिले, सब सारे जिलों का नाम हमने इसमें डाल दिया और हमें इसमें से 5 डिस्ट्रिक्ट को चुनना है। तो हम रैंडम तरीके से किसी भी एक 5 डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ से अपने इस पूरे टोकरी से चुन सकते हैं। कोई भी आ सकता है, इसकी संभावना लगातार बनी रहती है। तो ये हमारा सिंपल रैंडम प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो साधारण यादृच्छिक प्रदर्शन की सबसे अच्छी परिभाषा यह है कि जीव संख्या के व्यक्तियों को चुनने का एक ऐसा ढंग है इसमें जीव संख्या के प्रत्येक व्यक्ति को चुने जाने की संभावना कैसी है, बराबर है। किसी भी एक व्यक्ति का चयन किसी भी तरीके से अन्य व्यक्ति के चयन को जुड़ा या फिर उसके ऊपर निर्भर नहीं रहता। और एक होता है सिंपल रैंडम और एक होता है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग और सिंपल रैंडम सैंपलिंग में छोटा सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में विभिन्न इकाइयों का चयन हम प्रायिकता स्तर पर करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिंपल रैंडम की बात कर रहे हैं। इसमें क्या करा है कि हमने जो पहले छाटी गई इकाई है उसको हमने क्या किया, मतलब इसमें से अगर हमने कई सारी चुनी और उसमें से हमने किसी एक को चुना बाहर रख दिया। ठीक है, मान लीजिए इसमें से हमने लखनऊ का चुनाव कर लिया तो लखनऊ वाली पर्ची फिर इसमें डाल दी। पहली बार छाटी गई इकाई को पुनः शेष इकाइयों में मिला दिया जाए तो दूसरी इकाई छाटी फिर तब दूसरी इकाई छाटी जाए तो उसे हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, और सिंपल रैंडम सैंपलिंग में इस पहली वाली पर्ची को उठा के फिर से इसमें डाल देंगे और रैंडम सैंपलिंग में एक एक करके पर्ची का चुनाव हम लोग यहाँ पर करते चले जाएंगे। तो वो हमारी हो जाएगी रैंडम सैंपलिंग। अगर इन पर्चियों को फिर से हम अंदर मिलाते चले जाते हैं तो हमारी सिंपल रैंडम कहलाएगी। ठीक है, चलो भैया, किसी भी जनसंख्या में रैंडम सैंपलिंग चुनने की कई विधियां हैं। लॉटरी मेथड मैंने बता दिया आपको, ड्रम चक्र, ठीक है, टिपट, तो ये सब चीजें आपकी प्रयोग में आती हैं। अब अगली अगर हम सैंपलिंग मेथड को देखें तो क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, यहाँ सबसे प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक सैंपलिंग कब की जाती है? जब सभी इकाइयों की एक व्यवस्थित सूची बनाई जाए। सूची बनाकर सभी इकाइयों को हम क्रम संख्याएं आवंटित कर देते हैं। फिर जनसंख्या व प्रतिदर्श के आकार के आधार पर हम इसका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने 100 हमारी पॉपुलेशन है और हमने यहाँ पर 10 का चुनाव किया हुआ है, सैंपलिंग। ठीक है, तो इसका हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे और जो भी मान आएगा उसी आधार पर हम इसका चुनाव अगला करते चले जाएंगे। 10 का अनुपात अगर हमने लिया है तो हम अगली एक इकाई प्रथम के इकाइयों में से
में से एक इकाई को लॉटरी या रैंडम मेथड से चुनते जाते हैं। फिर उसके बाद केवे अंतराल पर जितनी भी इकाइयाँ उपलब्ध होती हैं उसका हम चयन करते चले जाते हैं। खास बात यह है कि कैसी होनी चाहिए, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, कैसी होनी चाहिए, कब हम करेंगे इसका, जब ये चीज़ कैसी हो, जब ये सजातीय हो, जब जनसंख्या का स्वरूप कैसा हो, जब जनसंख्या का स्वरूप कैसा हो, सजातीय हो, तभी हम क्रमबद्ध रैंडम सैंपलिंग का यूज़ कर पाएंगे। ठीक, अब दूसरा आ जाता है स्ट्रेटिफाइड, और पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, सिंपल रैंडम प्रोसेस और सिस्टमैटिक रैंडम प्रोसेस, दोनों का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारी जनसंख्या कैसी हो, सजाती हो। ठीक है, अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का यूज़ कब हम करते हैं, इस विधि में जनसंख्या को कुछ स्तरों में बांटकर प्रत्येक स्तर में से हम इकाइयों का चयन रैंडम ढंग से कर लेते हैं। ठीक, पहली बात तो देखो ध्यान से समझो, जो हमारी स्ट्रेटिफाइड है वो क्या है, वो कैसी है, जब हमारा जो जनसंख्या का समूह है, जो जनसंख्या है वह सजातीय नहीं है, वह इस क्षेत्र में रहने वाले लोग कुछ और टाइप के हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग कुछ और टाइप के हैं, फिर इस क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोग और टाइप के हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास जनसंख्या का जो विषम जातीय स्वरूप देखने को मिल रहा है, अगर ऐसी स्थिति होती है तो सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या है, जनसंख्या कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन बनता है कि जब जनसंख्या का स्वरूप विषम जातीय होता है तो हम किस रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हैं। तो जब हम विषम जातीय है तो हम स्ट्रेटिफाइड सैंपल का यूज करते हैं। ठीक है, इन सभी स्तरों में से हम इसका चुनाव जो है वो करते चले जाते हैं रैंडम ढंग से। ठीक है, तो किस स्तर में कितनी इकाइयों का चयन किया जाएगा, इसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं। तो समान आवंटन या अनुपातिक आवंटन या अनुपातिक या अनुकूलतम आवंटन, इस सब बवाल में मत पड़ो, सीधे इतना बात ध्यान रखो कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में जनसंख्या को हम कुछ स्तरों में बांट करके उसके प्रत्येक स्तर में से हम कुछ इकाइयों का चयन रैंडम ढंग से कर लेते हैं। और ये तब किया जाता है जब हमारी जनसंख्या का साइज थोड़ा सा कम हो, ज़्यादा से बड़ी जनसंख्या होगी तो दूसरा हो जाएगा, साइज थोड़ा कम हो और जनसंख्या का स्वरूप विषम जातीय हो, तब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्षेत्र या गुच्छ प्रदर्शन, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी कैसा होगा, विषम जातीय होगा। कैसा होगा, विषम जातीय होगा। विषम जातीय पहली बात बताई मैंने, तो सिस्टमैटिक, दूसरा सिस्टमैटिक स्ट्रेटिफाइड। ठीक, तो वो जब सजातीय समजातीय हैं तो आपका सिंपल रैंडम है ना, और दूसरा सिस्टमैटिक रैंडम। और अगर विषम जातीय है तो दो आपके हो जाएंगे, एक स्ट्रेटिफाइड और दूसरा क्लस्टर। ठीक, बस स्ट्रेटिफाइड में जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्लस्टर में जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, अधिक विस्तृत और व्यापक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या हमारी कितनी है, काफी बड़ी मात्रा में है, और उस स्थिति में अध्ययन की दृष्टि से हम अपनी संपूर्ण समष्टि को कुछ क्लस्टर इकाइयों में विभाजित कर लेते हैं और इन्हीं को हम पुंज या गुच्छ कहते हैं, जिसे हम क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, अधिक शुद्धता, मितव्यता और शुद्धता रहती है, और हम गहन अध्ययन करके अपनी जो अनुसंधान प्रक्रिया है उसको हम अच्छी तरीके से उपचारित कर लेते हैं। कर्लिंगर की परिभाषा अगर हम देखें तो क्लस्टर सैंपलिंग जिसका प्रयोग सर्वे में सर्वाधिक होता है। सर्वे में हम बड़ी संख्या की बड़ी मात्रा में कोई चीज़ का चुनाव करते हैं, इसीलिए जैसे चुनाव आता है, चुनाव के एग्जिट पोल आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक, वो भी क्लस्टर सैंपलिंग करते हैं। इसकी इकाइयों या सेटों या उपसेटों का क्रमिक यादृच्छिक प्रतिदर्शन होता है। तो कर्लिंगर साहब कुछ भी कह रहे हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, दो कीवर्ड याद रखिएगा। पहली बात तो जनसंख्या विषम जातीय हो, और दूसरा जनसंख्या की मात्रा कैसी हो, जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में, जब हम बड़े समूह का अध्ययन कर रहे हो तो हम क्लस्टर सैंपलिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है फंडा। तो सजातीय हैं तो आपकी सिंपल रैंडम और सिस्टमैटिक रैंडम, अगर आपकी विषम जातीय है और छोटी जनसंख्या है तो स्ट्रेटिफाइड, और अगर आपकी विषम जातीय है और बड़ी जनसंख्या है तो आपकी क्लस्टर सैंपलिंग। क्लियर फंडा, चलो आगे बढ़ो। अब आ जाती है हमारी नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसमें क्या होता है, जीव संख्या के प्रत्येक सदस्यों को शामिल करने की संभावना ज्ञात नहीं होती, और शोधकर्ता जो है वो अपने मूड के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, कुछ सदस्यों का चयन कर लेता है और कह देता है कि सैंपल का काम पूरा हो गया, हम तो चले परदेश।
परदेसी हो गए, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने हिसाब से चुन लेता है कि इनको ले लो, इनको ले लो, इनको ले लो, काम खत्म कर, बॉल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब कॉलमैन तथा सेल्टिज व उनके सहयोगियों ने निम्नलिखित नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड बताए हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका बताया है कोटा, दूसरा इम्पोर्टेंट है आपका उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, तीसरा हिमकंदुक, चौथा घनीभूत प्रासंगिक और संतृप्ति। ठीक, कुछ इसमें से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट वाला तो कोटा है। ये किसका भाई है? ये आपका, ये उसका भाई है, किसका? क्लस्टर का भाई है, छोटा चचेरा भाई समझ लो। ठीक है, ये क्लस्टर का चचेरा भाई है। बस अंतर इसमें ये है कि क्लस्टर में हम लोग रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, प्रोबेबल में आता है, और कोटा वाला जो ये जो इनका चचेरा भाई है, ये नॉन प्रोबेबल में आता है। ठीक है, और क्लस्टर वाला किस में आता है? क्लस्टर वाला आता है प्रोबेबल सैम्पलिंग। ठीक है, तो कोटा, इनका जो कोटा प्रतिचयन है वो नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग में आता है। पहली बात, ये क्वेश्चन भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रचलित या अप्रसंभाव्य न्यादर्श चयन की प्रक्रिया में के अंतर्गत आता है। तो कोटा, क्लस्टर नहीं कोटा, ठीक है, गुच्छ नहीं कोटा। तो कोटा प्रतिचयन का एक प्रकार असंभावित प्रतिचयन का है। ये किससे मिलता जुलता है? स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, किससे मिल रहा है? क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड से। ठीक है, क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड से मिलता जुलता है। खास बात क्या है? इसकी विशेषताओं के अनुकूल कई स्तरों में भी विभाजित है, उसकी पहचान कर लेते हैं। बस क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार और इच्छा अनुसार व्यक्तियों का चयन यहाँ पर कर लेते हैं, ना कि रैंडम मेथड से। ठीक है, तो ये आपको कोटा बात समझ में आ चुकी होगी। किससे मिलता जुलता है? तो ये आपका किससे मिल जुल रहा है? क्लस्टर से और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से मिल जुल रहा है। ठीक, अगला क्या है? हिमकंदुक या न्यादर्श या स्नोबॉल सैंपलिंग इसे बोलते हैं, स्नोबॉल। कुल मिलाकर के ये एक सोशियोमेट्रिक मेथड है, सोशियोमेट्रिक का तरीका है। ठीक, क्या होता है इसमें? हिमकंदुक जो सैम्पलिंग मेथड है, ये नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग है पहली बात तो, जिसमें हम किसी सीमित समूह या संगठन के सभी सदस्यों को अपने अपने दोस्तों को, कोई एक समूह, उसमें कहा कि तुम अपने भैया दोस्तों का नाम बताओ, तुम अपने दोस्तों का नाम बताओ, तुम अपने दोस्तों का नाम बताओ। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, इनसे इनके दोस्त का नाम पूछ लिया, उनसे उनके दोस्त का नाम पूछ लिया, और इसी तरीके से एक चेन हमने बना ली और इसी में से हम लोगों का चयन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से शोधकर्ता के सामने दोस्तों का एक समूह उभर कर सामने आ जाता है, जिससे उसे समूह के पूर्व पैटर्न का ज्ञान हो जाता है। कुल मिलाकर के जो आपकी स्नोबॉल सैंपलिंग है, ये मूलतः किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि स्नोबॉल सैंपलिंग का संबंध है तो सोशियोमेट्रिक स्वरूप है इसका। कैसा है? समाज मितीय स्वरूप है। ठीक है, और कौन सी पढ़ने वाली बात है? हाँ, अगर इसमें से आप देखो तो इसमें से आपका उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन जो है, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन जब हमारा मान लीजिए कोई एक हमारा टॉपिक या हमारा क्लियर है फंडा कि हमें इन्हीं काम से इस डेटा का यूज करना है। ठीक है, तो उद्देश्यपूर्ण, जैसे हम किसी का अध्ययन, किसी विशेष वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, किसी विशिष्ट जाति का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारा उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग हो जाती है। ठीक है, और ऐसे ही सारी चीज़ें प्रासंगिक हैं जो आपके कार्य से मिलता जुलता है, उसको हमने उठा लिया। तो इसी तरीके से हमारे पास हम लोगों ने अपने इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है उन सब चीज़ों को कवर कर लिया है, और इसमें हम लोगों ने आज पढ़ा है कि आखिर सैंपलिंग का अर्थ क्या होता है। सैंपलिंग का अर्थ होता है कि बड़े समूह से हम जब अध्ययन की दृष्टि से कुछ छोटी संख्या का चुनाव, छोटे समूह का चुनाव कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग। और सैंपलिंग हैव ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर पॉपुलेशन, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इस सीरीज को हम मिनिएचर पिक्चर ऑफ पॉपुलेशन भी कहते हैं। पैसा कम लगे, समय कम लगे, जल्दी काम हो जाए, इसी उद्देश्य के लिए हम सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग से हमें कई लाभ होते हैं, हमारा काम और गहन अध्ययन इस पर हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आसानी से इसमें हम कर सकते हैं। और आगे हमने देखा है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रोबेबल प्रिंसिपल का ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सैंपल का साइज बहुत छोटा ना हो। इन सब कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सैंपलिंग मोस्टली कैसी होनी चाहिए, समझाती हो तो अच्छी बात होती है। अब हमने कुछ देख लिया कि कुछ जब हमारे पास आदर्श स्थिति ना हो
तो क्या होता है, सैम्पलिंग करने की कुछ विधियाँ क्या हों। तो हमने पहली बात में कह दिया कि जब सजातीय है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर सजातीय नहीं है तो हमें कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो एक हमारा क्या होता है प्रोबेबल सैम्पलिंग, दूसरा नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग। प्रोबेबल सैम्पलिंग में हमारा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। और हमारी नॉन प्रोबेबल में आपकी कौन कौन सी आ गई, आपकी कोटा आ गई, उद्देश्यपूर्ण आ गई, हिमकंदुक आ गई, घनीभूत आ गई, संतृप्ति आ गई। ये सारी चीज़ें आपके हो गई। आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ चुका है, और अब आप इससे संबंधित प्रश्नों को हल करिए, आप जरूर उसको हल कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। भारत माता की जय।